नमस्कार, मैं श्याम। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में हालात बहुत बिगड़ गए हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर बेकाबू स्थितियां होती हुई नजर आ रही है। कौन करा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी करा रही है या कौन करा रहा है? लाजमी है कि अगर टीएमसी के दफ्तर फूके जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है। टीएमसी अपना ही दफ्तर क्यों फूकेगी? टीएमसी अपने ही लोगों को क्यों पीटेगी? लेकिन जब ममता बनर्जी भी पीट दी जाती है, लात मार दी जाता है ममता बनर्जी को भी, तो बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस षड्यंत्र से बंगाल जीता, लेकिन बंगाल को मणिपुर बनाने की कोशिश कर रही है, यह संकेत अच्छे नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के ममता के साथ खड़ा हुआ है, वह सराहनीय है। हालांकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को उतना महत्व कभी नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ही सबसे पहले ममता बनर्जी के साथ खड़ी हो गई कि हम आपके साथ खड़े हैं। और ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण पेच बंगाल में फंस गया। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी सीएम पद से, क्योंकि मैं चुनाव जीती हूं या हमारे साथ धोखा हुआ है और 100 सीटें चोरी की गई है, चुनाव आयोग के मदद से भारतीय जनता पार्टी ने की है। यह बात अब क्या नाम है कि बहुत ही संघर्ष वाला भारतीय जनता पार्टी के साथ होने वाला है। या तो इस पर जांच हो और सुनवाई हो, न्यायपालिका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आया, 27 लाख लोगों को वोट डालने से वंचित कर दिया, हुआ सुनवाई करे, और या फिर ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो सरकार नहीं बन पाएगी। 9 तारीख को शपथ ग्रहण का वक्त रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसे वक्त में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि हमारी सरकार आई है, हम चुनाव जीते हैं, चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से हुआ है, मैं इस्तीफा नहीं देने वाली हूं और इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। यानी कि पेच फंसता जा रहा है और हेरा फेरी जबरदस्त है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर कल परिणाम जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने शुरू हो गए, पूरी तरह से कार्यकर्ता टीएमसी के उनको पीटा जाने लगा, टीएमसी के दफ्तर को जलाया जाने लगा। जैसा मैंने कहा कि मोदी की जीत ने बंगाल में आग जला दिया, पूरे बंगाल को आग में जला करके रख दिया है। जिस तरह से अग्नि कांड नजर आ रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं नजर आ रही हैं, दफ्तरों को जलाए जाने की बात आ रही है, ममता बनर्जी के घर के बाहर जाकर के भी उनको अनाप शनाप बातें बोलने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है। सब शांत हो गए, जैसे पुलिस है ही नहीं पश्चिम बंगाल के अंदर। सीआरपीएफ के वो 2.5 लाख जवान नजर ही नहीं आ रहे कि कहां है वो। बड़ी चिंता की बात है। लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकर्ता को पीटना और ममता बनर्जी को लात मारना, एक सीएम वो भी महिला और पुरुष द्वारा लात मारना बहुत चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से महिला नेताओं को और महिला प्रत्याशियों को प्रताड़ित किया है पश्चिम बंगाल में और कर रहे हैं, यह चिंता का बात है। और नरेंद्र मोदी के ऊपर हजारों सवाल खड़ा कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है कि आपने चुनाव बहुत अच्छा कराया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सीटें चोरी की गई है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों से 206 सीटों पर पहुंच गई और 38.4% से 45.84% वोट परसेंटेज पे पहुंच गई। टीएमसी 215 से 81 पर आ गई और 48.5% से 40.50 पर आ गई। सोचिए, 8.5% वोट प्रतिशत कम हो गए और 81 सीट पर आ गए करके खड़ी हो गई। जिस कांग्रेस का कुछ भी नहीं था, वह कांग्रेस 2 सीट लेकर के तीसरे नंबर पर आकर के खड़ी हो गई। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि बंगाल में होता क्या है। लेकिन दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ है और इंडिया गठबंधन एक होगा
और 234 सांसदों की बहुत जल्द बैठक होगी जो इंडिया गठबंधन के हैं, और बैठक में आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि बंगाल को जला दिया मोदी शाह ने मिल करके, क्योंकि अमित शाह ने कहा था पश्चिम बंगाल में कि हम उल्टा लटका देंगे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के गुंडों को। टीएमसी के लोग गुंडा थे तो अभी कौन है? अभी क्या गुंडे लोग हैं या अभी राम के भक्त लोग हैं? राम के नाम पर जो लोगों को पीटा जा रहा है, महिलाओं को दबोचा जा रहा है और दफ्तरों को जलाया जा रहा है, यह कौन है? क्या यह राम भक्त है? राम का नाम लेकर के ही सब कुछ किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। जय श्री राम का नाम लेकर के और पूरे दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि ना तो सीआरपीएफ बोल रही है और ना तो सीआरपीएफ वहां पहुंच रही है और ना तो प्रशासन पहुंच रहा है, और प्रशासन को हटा करके पूरे सीआरपीएफ के हवाले किया गया है। क्या राष्ट्रपति शासन लगा है क्या? अब राहुल गांधी ने जो ट्वीट करके कहा था ममता बनर्जी को, आप दर्शकों को मैं वह बताना चाहूंगा। 2 ट्वीट हैं राहुल गांधी के जो जिस पर हम लोग को चर्चा करना भी और बताना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से राहुल गांधी को यह कहा गया है, राहुल गांधी ने पहला ट्वीट कल किया था। राहुल गांधी ने कहा कि असम और बंगाल चुनाव आयोग के समर्थन से भाजपा, बहुत ध्यान से आप दर्शक इसे सुनिएगा और समझिए राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि आधिकारिक रूप पर ट्वीट भी किया राहुल गांधी ने कहा, असम और बंगाल चुनाव आयोग के समर्थन से भाजपा द्वारा चुनाव चोरी किए जाने के स्पष्ट मामले हैं। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें चोरी हो गई। हमने इस प्लेबुक को पहले भी देखा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 आदि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, और अब चारा ही क्या है? जब न्यायपालिका भी इन्हीं के साथ है, चुनाव आयोग भी इन्हीं के साथ है, उपद्रवी भी इन्हीं के साथ है और वह गुंडे भी इन्हीं के साथ हैं, तो फिर इसके अलावा अब चारा क्या है, उस पर सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने दूसरा ट्वीट जो किया, राहुल गांधी ने दूसरा जो कहा वह और भी महत्वपूर्ण है, जो आप दर्शक से ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी ने यह कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग, कांग्रेस के कुछ लोग और दूसरी पार्टियों के कुछ लोग टीएमसी ममता बनर्जी की हार पर खुशी मना रहे हैं। ममता बनर्जी के हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आसाम और पश्चिम बंगाल के अंदर किया है या बाकी के राज्यों में जो करके लोकतंत्र का गला घोट करके कब्जा कर रही है, यह लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम वह समझ रही है। और छोटी राजनीति को एक तरफ रख दे, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, यह पूरे भारत का मामला है। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी के हार पर खुशी नहीं मनाइए, आप चिंतित होइए कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो यह देश कहां जाएगा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। यह एक दूसरे पर टीका टिप्पणी या रोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है। यह वक्त है कि अपनी अपनी सारी चीजें छोड़ करके और एकजुट होइए और एक साथ मिल करके जंग की तैयारी कीजिए, लड़ाई की तैयारी कीजिए, रणनीति बनाइए और इस सरकार को माफ कीजिए। इससे कितना असर पड़ेगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों को साफ संदेश दे दिया कि आप जो खुशी मना रहे हैं ममता बनर्जी के हार पर, यह बहुत गलत है। खुद की पार्टी को के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति शायद राहुल गांधी होंगे, कि जो अपने ही पार्टी पे सवाल खड़ा कर दिए कि यह सही नहीं, यानी कि सच को सच और गलत को गलत बोलने की साहस राहुल गांधी के अंदर है। यही उनकी काबिलियत है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब एक एक व्यक्ति को इस तरह टारगेट किया जा रहा है तो यह चिंता का बात है कि क्या सिर्फ विपक्ष को ही किया जा रहा है टारगेट या एनडीए गठबंधन के अंदर के घटक दलों को भी। तो पहला शिकंजा अब नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी बीजेपी को दे दिया है चुनौती। बिहार की जनता को कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, भाजपा भले शासन में आ गई है
लेकिन सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही, कितने बार कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को उनके प्रिय दोस्त लालू प्रसाद यादव, जिसके पड़ोसी जाकर के नीतीश कुमार बन गए सीएम कुर्सी छोड़ने के बाद, उन लालू प्रसाद यादव को सम्राट चौधरी सरकार ने नोटिस थमा दिया कि भैया जल्दी घर खाली करो, यहाँ नीतीश आए हैं। तो 20 सालों से वहां है। लालू प्रसाद यादव के मकान को खाली कराने के लिए पहले भी नोटिस गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे रद्द कर दिया था। लेकिन सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के आदेशों को खारिज करते हुए फिर से नोटिस उनको भेज दिया है। अब नीतीश कुमार के सामने भी चुनौती है, नीतीश हो या चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अंदर, अगर नीतीश कुमार इधर उधर करेंगे और जो कुर्सी से हट चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यह खुरपाती व्यक्ति हैं, कभी भी इधर से उधर पलट सकते हैं, और ऐसे वक्त में जब उनको सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, नीतीश कुमार को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके 12 सांसद बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अगला नंबर नीतीश कुमार का ही है। पश्चिम बंगाल में 9 तारीख को सीएम बनाने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है शपथ ग्रहण का, लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती है तो नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले पाएगा, यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होगी। और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी सरकार बनाना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से खत्म करके, जिसकी पूरी प्लानिंग तैयार कहा जा रहा है कि है। राघव चड्ढा उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके और 6 सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। ऐसे में नीतीश कुमार को अगर अपनी पार्टी बचानी है तो उन्हें बहुत सतर्कता से काम करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार यह अब समझ गए हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी को हटाया गया है, नीतीश का ही अगला नंबर है। लेकिन इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू भी तोड़े जाएंगे आंध्रा में। अब चंद्रबाबू नायडू करेंगे क्या फैसला, कोई यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए, जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ भेज करके न्यायपालिका और चुनाव आयोग को अपने जेब में रख करके भाजपा अगर कब्जा कर ली, और ममता बनर्जी जैसे जुझारू नेता को अगर किसी काम का नहीं हो रहा और पिटाई अलग से हो रही है और ममता बनर्जी को पीट रहे हैं, तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश में कब्जा करने में भाजपा को वक्त नहीं लगेगा और एक सीधे से सबको पीट के साइड कर देंगे। चंद्रबाबू नायडू अब बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब फंस गए हैं मोदी सरकार को समर्थन देके। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। चंद्रबाबू नायडू अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे, क्योंकि 29 में हो ना हो भारतीय जनता पार्टी यही नीति अपनाए आंध्र प्रदेश के अंदर, चंद्रबाबू नायडू का वजूद खत्म हो जाएगा। जैसे ममता बनर्जी न घर की न घाट की कहीं की नहीं रहे। सांसद तो हैं उनके पास, कब टूट जाएंगे अब इसकी गारंटी नहीं। विधायक 80 जीत कर तो आए हैं, कब टूट जाएंगे इसकी गारंटी नहीं क्योंकि नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपना बहुमत पूरा इकट्ठा करने के लिए ममता बनर्जी के विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिला सकते हैं। वैसे ही जैसे 2021 में भारतीय जनता पार्टी के 35 विधायक टूट करके टीएमसी में आ गए थे, वैसे ही यह जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है, इससे यह प्रतीक हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या नाम है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन नीतीश नायडू को खत्म कर देंगे मोदी तोड़ करके, यह बंगाल ने इशारा कर दिया। बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी को किनारे किया गया है चुनाव आयोग और सीआरपीएफ के बदौलत, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका न्यायपालिका की रही, जो 27 लाख लोगों को वोट डालने से वंचित कर दिया। इससे यह एहसास हो रहा है कि नीतीश नायडू को खत्म करने में मोदी को वक्त नहीं लगेगा। न तो न्यायपालिका कुछ करेगा, न चुनाव आयोग करेगा, न स्पीकर करेगा, न विधानसभा का स्पीकर करेगा, न लोकसभा में ओम बिरला और राष्ट्रपति कुछ कर पाएंगे। सब मोदी के साथ खड़े हैं और यह देश के लोग अकेले। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के अगर आंध्र प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, पश्चिम बंगाल के अंदर तो थोड़ा बहुत था भी, तो अगर पैरामिलिट्री फोर्स का एक फार्मूला और चुनाव आयोग का मिल गया है तो एसआईआर तो वहां भी हो रहे हैं, एसआईआर में कुछ उड़ा देंगे। वह तो मोदी के ऊपर है कि एसआईआर किस तरीके से कराना है, चुनाव आयोग वैसा ही कराएगा। और कहीं ना कहीं जब
पैरामिलिट्री फोर्स का वहां पर जमावड़ा होगा तो चंद्रबाबू नायडू कहीं के नहीं रह जाएंगे। जैसे नवीन पटनायक को उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से निपटा दिया, वैसे ही खत्म कर देंगे नीतीश और नायडू को भी मोदी। बंगाल के चुनाव ने यह बहुत बड़ा एक संकेत और संदेश नीतीश नायडू को भी दिया है। अब उन लोगों का रूप क्या होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।